तो हेलो एवरीवन। तो जितने भी छात्र क्लास 10th में हैं और 2023 में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो उन छात्रों के लिए ये जो क्लास है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब देखिए क्या छात्र यहाँ पर देखिए आप लोगों को सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न आज की इस क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग 16 फरवरी को जब पेपर देंगे तो आपके पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की इस क्लास में ही डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में जो 6 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे कि किस लेखक का जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करके जाना है, और फिर हम बताएंगे कि किस कवि का जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करके जाना है। फिर हम बताएंगे कि संस्कृत में कौन सा ऐसा गद्यांश है जो आपके पेपर में पूछा रहेगा, वो भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। फिर हम बताएंगे कि संस्कृत में कौन सा पद्यांश आपके पेपर में पूछा जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो जो कि पेपर में 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि निबंध लेखक, निबंध में आप लोगों को क्या तैयार करके जाना है, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि स्वपठित खंड का पर आधारित प्रश्न कौन कौन से आधारित प्रश्न जो आप लोगों को तैयार करके जाना है। फिर हम बात करेंगे कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो इस तरह से मिलाकर के आपके आज की इस क्लास में 70 नंबर आपके कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को क्या करिए, बिल्कुल भी मिस मत करिए और शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देर करते हुए। और तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि महत्वपूर्ण गद्यांश में। तो आप लोगों को कौन कौन से गद्यांश जो आप लोगों को तैयार करके जाना है पेपर में। और देखिए पेपर में गद्यांश कितने नंबर का पूछ लिया जाएगा, पेपर में गद्यांश जो है 6 नंबर का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर का गद्यांश और फिर इसके बाद 6 नंबर का पद्यांश, ये दोनों मिलाकर कितने 12 नंबर हो जाएंगे। तो देखिए पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, फिर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को गद्यांश में क्या क्या तैयार करके जाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि कुसंग का ज्वर। ठीक है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और देखिए हमको उठाती जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी से ही इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद आप सारे के सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और आज ठीक है, आज सारा का सारा दिन लगा दीजिए इन प्रश्नों को याद करने में। ठीक है, तो सारा का सारा दिन आप लोग क्या करिए, इन पर सारे के सारे प्रश्नों को याद कर लेना। ठीक है, अब फिर इसके बाद आपको सेकंड जो आपका दिया है, ठीक है, सेकंड जो दिया है गद्यांश की, यानी कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता है, और फिर लास्ट में लिखा है छूत से बचो। तो इसको भी आप लोगों को तैयार करके चले जाना है। ठीक है, पेपर में। तो ये देखिए 1 2 हो गए, 2 गद्यांश हो गए। तीसरा नंबर 3 देख लेते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों को देखने में आएंगे। तो इस गद्यांश को भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस पद्यांश को भी पढ़ लेना है। फिर हम बात करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों नियंत्रित भी, इस पद्यांश को भी सही से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसको भी सही से पढ़ लेना है। फिर देखिए बात करेंगे कि कितना जीवन बरस पड़ा है नाम नहीं लेती। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है। फिर देखिए पहले पहाड़ काट कर खोखला कर दिया हो उठे। तो देखिए तो आप लोगों को ये जरूर तैयार करके जाना है। और अब देखिए आपके 6 नंबर ये आपके देखिए कंप्लीट हो गए। आप लोग क्या करिए, साथ ही साथ में लिखते भी चलिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिए। ठीक है, क्योंकि क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक भी प्रश्न को मिस मत कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं कि महत्वपूर्ण पद्यांश। अब पद्यांश में आप लोगों को क्या क्या तैयार करके जाना, क्या क्या याद करके जाना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पद्यांश में देखिए सबसे पहले आप लोगों को तैयार कर लेना है चरण कमल बंधव हरिराई। ठीक है, ये भी पेपर में कितने नंबर का पूछ लिया जाएगा, तो ये भी पेपर में 6 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो देखिए 6 + 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा और 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाएगा, 12 नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए चरण कमल बंधव हरिराई जाकी कृपा। ठीक है, इसको भी सही से पढ़ लेना है, इसको तैयार करके चले जाना है। और पद्यांश में आप लोगों को क्या क्या तैयार कर लेना है। ठीक है, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेना। और फिर अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों को तैयार करके चले जाना है कि ऊधो मन ना भय 10 20, और लास्ट में लिखा है नहीं जगदीश। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेना। और फिर इसके बाद नंबर 4 ऑप्शन पर दिया है कि सुनी सुंदर बैन
कंजकली, इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, अब फिर इसके बाद देखिए आप लोगों को तैयार कर लेना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट 5 नंबर पर लिखा है, 5 नंबर पर लिखा है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, इसको भी तैयार कर लेना आप लोगों को। ये देखिए मैंने यहाँ पर देखिए कितने कि सच्चा प्रेम वही है, नंबर 6 ऑप्शन पर लिखा है कि सच्चा प्रेम वही है, डॉट डॉट करके लिखा है कि है ना, तो होती है विकसित। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर 7 कि शीस जटा उर रावरे को है। अब आप लोग क्या करिए, देखिए मैंने यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश के बारे में बात की है, तो आप लोग क्या करिए इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश इनमें से सही से पढ़ लीजिएगा फिर। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग इतना ही तैयार कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट गद्यांश और इंपॉर्टेंट पद्यांश के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आप लोगों को क्या क्या, अब आप लोगों को कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय याद करना है, फिर आप लोगों को किस कवि का जीवन परिचय तैयार करके जाना है। तो लेखक के जीवन परिचय के अगर बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को किस लेखक का जीवन परिचय तैयार करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को तैयार करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद कर लेना, और फिर आप लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद कर लेना। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर आप ये दोनों जीवन परिचय अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको इन दोनों में से एक जीवन परिचय मिल जाएगा, और वो भी जीवन परिचय कितने 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके पेपर में जीवन परिचय 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब ये लेखक का जीवन परिचय है। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय, फिर आपसे कवि का जीवन परिचय भी पूछ लिया जाएगा पेपर पे। ठीक है, तो कवि का जीवन परिचय आप लोगों को क्या करना है, कवि में आप लोगों को 3 जीवन परिचय तैयार कर लेने हैं। तो 3 जीवन परिचय कौन कौन से हो जाएंगे, सूरदास जी का जीवन परिचय याद कर लेना, तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद कर लेना, और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय याद कर लेना। ठीक है, तो कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा और लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो देखिए 5 + 5 बराबर कितना होगा, तो 5 + 5 बराबर 10 नंबर हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों से 6 नंबर का एक गद्यांश पूछा जाएगा और 6 नंबर का एक पद्यांश पूछा जाएगा, तो ये आपके 12 नंबर हो जाएंगे। तो 10 12 कितना हो गया, ठीक है 22 हो गया। तो 22 नंबर आपके देखिए कंप्लीट हो गए। ठीक है, 22 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, किस कवि का जीवन परिचय तैयार करके जाना है हमने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, किस लेखक का जीवन परिचय आप लोगों को तैयार कर लेना है, तो आप लोग लेखक में सिर्फ 2 ही जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करना है, 2 में से एक जीवन परिचय आपको पेपर में मिल जाएगा। फिर अगर हम और आगे बात कर लेते हैं कि आप लोगों को संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। ठीक है, संस्कृत गद्यांश में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयार करके जाना है, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग संस्कृत गद्यांश में अगर आप लोग हिंदी में अनुवाद कर देते हैं तो ये पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो 22 और 5 कितना होता है, 27 नंबर होता है। ठीक है, तो 27 नंबर अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 27 नंबर होता है। अब देखिए संस्कृत में गद्यांश का हिंदी में अनुवाद किस तरह से करेंगे, तो इसको भी लिख लीजिए। देखिए इयम नगरी डॉट डॉट करके लिखा है परिपल्यति। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेना। और फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड लिखा है। ठीक है, तो सेकेंड क्या लिखा है, सेकेंड लिखा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, फिर डॉट डॉट करके लिखा है कारिता। तो इन दोनों, अब देखिए ये देखिए दोनों संस्कृत गद्यांश हो गए। ठीक है, इनका आप लोगों से हिंदी में अनुवाद करने को पूछा जाएगा पेपर में। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि वाराणसी सुविख्याता डॉट डॉट करके लिखा है प्रशंति, और इसको भी तैयार कर लेना। फिर नंबर 4 पर क्या लिखा है, नंबर 4 पर लिखा है कि एकदा बहवा चा अस्ति, एकदा बहवा चा अस्ति। फिर नंबर 5 पर लिखा है कि अस्माकम संस्कृति दृढ़ता चेती। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और फिर हम बात करते हैं कि आप देखिए यहाँ पर, और अगर हम बात कर लें यहाँ पर, ये आपका देखिए संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने के लिए 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आपसे एक अलग से पूछा जाएगा संस्कृत पद्यांश का हिंदी में अनुवाद किस तरह से करेंगे, तो ये भी पेपर में आपसे 5 नंबर का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा। और अगर आप लोग इसमें इनको अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके कितने 27 और 5 कितना होता है। ठीक है, तो 27 5 32 नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 32 नंबर आपका हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत पद्यांश का हिंदी में अनुवाद किस तरह से करेंगे, किन किन पद्यांशों को आप लोगों को तैयार करके जाना है पेपर में, तो वो भी आपको बताएंगे हम। तो चलिए देखिए, अब आप लोगों को सबसे पहला कौन सा पढ़ लेना है कि किंस्विद गुरुतरम बहुतरी तृणात, इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेना। और फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है आपका क्या कि सर्वे भवन्तु सुखिना और दुख भाग भवेत, इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, ये 2 पद्यांश आपके हो गए। अब नंबर 3 पद्यांश कौन सा जो आप लोगों को पेपर में याद करके जाना है, 3 है कि किम नो हित्वा प्रियो
हित्वा सुखी भवेत्, इसको भी तैयार कर लेना, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर अगर नंबर 4 पर जो आपका पद्यांश लिखा है कि किंस्विद प्रवसतो मित्रम, फिर लिखा है गरिष्यतः लिखा है, ठीक है। फिर आपको नंबर 5 पर क्या लिखा है, नंबर 5 पर लिखा है कि बंधनम मरणम वापि ही वीरता। आप लोग इन 5 सांस्कृतिक पद्यांशों को तैयार कर लेना और इन 5 सांस्कृतिक पद्यांशों में से आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही पद्यांश आपसे पूछा जाएगा, 2 पद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, 2 में से आप लोगों को एक पद्यांश का उत्तर लिखना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे कि इस निबंध लेखन में आप लोगों को कौन कौन सा ऐसा निबंध है जो आप लोगों को तैयार करके जाना है। तो निबंध में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी आप लोगों को बताते हैं कि निबंध में आप लोगों को क्या क्या तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले निबंध के बारे में बात कर लेते हैं और नंबर पहला निबंध जो है आप लोगों को तैयार कर लेना है कि प्रदूषण की समस्या और समाधान। देखिए ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए ये जो निबंध है कि प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये निबंध है पेपर में हर साल पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न, अब ये जो निबंध है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रदूषण की समस्या। अब ये प्रश्न अगर आप लोगों से 3 तरह से अगर पूछा जाए तो आप लोगों को से यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर कह दे कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर निबंध लिखिए तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रदूषण की समस्या और समाधान और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य और प्रदूषण की समस्या तीनों एक ही बात होती हैं। तो आप लोगों को क्या क्या करना है कि इस निबंध को जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर और आगे बात कर लेते हैं कि छात्र और अनुशासन। नंबर 2 जो आपका निबंध दिया है, 2 निबंध क्या दिया है कि छात्र और अनुशासन का महत्व, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है यही पूछ लिया जाए आपके सेट में, तो इसीलिए आज की इस क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि नंबर 3 पर आप लोगों को कौन कौन सा ऐसा निबंध है जो आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो वरदान जो विज्ञान है वो वरदान या अभिशाप, इसको भी तैयार कर लेना। और फिर देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट नंबर पर अगर हम देख लेते हैं कि स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, इसको भी तैयार कर लेना। और यहाँ पर देखिए इतना तैयार करने के बाद आपके कितने नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि 6 नंबर का गद्यांश हम बात कर चुके हैं और आप लोगों को हमने बता भी दिया है कि गद्यांश में आप लोगों को क्या क्या तैयार करके जाना है। फिर हमने आपको बताया कि पद्यांश में क्या क्या तैयार करके जाना है। फिर हमने आपको बताया कि लेखक का जीवन परिचय किस लेखक का जीवन परिचय पेपर में पूछा जाएगा। फिर हमने आपको बताया कि किस कवि का जीवन परिचय पेपर में पूछा जाएगा, जो आपको तैयार करके जाना है। फिर संस्कृत का गद्यांश हमने बताया। फिर हमने संस्कृत का पद्यांश बताया कि आप लोगों को संस्कृत का कौन सा पद्यांश तैयार करके जाना है। फिर हमने आपको बताया कि निबंध कौन सा तैयार करके जाना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर हो गए आपके, 9 नंबर हो गए, ठीक है। संस्कृत का पद्यांश मतलब 9 और 1 10, 14 नंबर हो गए। 14 5 19 हो गए, ठीक है। 19 और 1 20 4 24, 5 29, 29 और 1 30, 5 35, 35 6 41, आपके 41 नंबर हो गए, ठीक है। तो 41 नंबर आपके हो गए। अब और आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अब देखिए अभी क्लास समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अब हम आपके बात करेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर में स्टूडेंट्स कितने नंबर का। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके पेपर में अगर हम बात कर लें 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न कौन से हैं ऐसे जो आपके सिर्फ पेपर में पूछे जाएंगे। तो इस क्लास में आप अपलोड देखिए 41 नंबर ये हो गए, ठीक है। 41 नंबर तो आपके ये हो ही गए हैं। अब 20 नंबर का ये जब पूछा जाएगा तो 40 में स्टूडेंट्स 20 जोड़ दीजिए तो 61 आपके नंबर हो जाएंगे, 61 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। बचेंगे 9 नंबर। तो आपके देखिए 9 नंबर जो बचेंगे वो स्वपठित खंड का आपसे पूछ लिया जाएगा और फिर इसके बाद पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सब पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लाते हैं स्क्रीन पर 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न और आप लोग क्या करिए इनको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहला देखिए मेरा प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा के लेखक देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और फिर नंबर बी ऑप्शन दिया है गुलाब राय, और नंबर सी ऑप्शन दिया है भगवत शरण उपाध्याय, और नंबर डी ऑप्शन दिया है जयप्रकाश भारती। तो ये देखिए प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो नंबर ए ऑप्शन जो है, नंबर ए ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं ये रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे, आप लोगों को तैयार कर लेना है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 2 क्या है, तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जो
भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है इसको भी तैयार कर लेना है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया ठूठा आम, और नंबर बी ऑप्शन दिया है कि दृष्टिकोण, और नंबर सी ऑप्शन दिया है कि ठेले पर हिमालय, और नंबर डी ऑप्शन दिया है नदी के द्वीप। तो नंबर ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठेले पर हिमालय। तो ठेले पर हिमालय नंबर ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ठेले पर हिमालय इसको सही कर लीजिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके सिर्फ पेपर में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो कृतिक कंकाल है, कृतिक कंकाल के लेखक कौन है। तो कृतिक कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे, इसमें देखिए इसके भी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद है। तो नंबर ए ऑप्शन क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद। नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है, राम कुमार वर्मा, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है, प्रेमचंद्र, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है, मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए कृतिक कंकाल के जब लेखक पूछे जाएंगे तो इसमें से देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जो कृतिक कंकाल के लेखक कौन है, तो कृतिक कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो कृतिक कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इसको तैयार रखेंगे और याद भी रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि उपन्यास है, ठीक है, कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, देखिए यहाँ पर नंबर ए ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, और नंबर बी ऑप्शन दिया है यशपाल, फिर आपका देखिए नंबर सी ऑप्शन दिया वृंदावन लाल वर्मा, और नंबर डी ऑप्शन दिया भगवती चरण वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, ठीक है। नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, भगवती चरण वर्मा। फिर अगर हम और आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितनी है, यह अब आप लोगों को बताना है। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितनी हो जाएगी, तो नंबर ए ऑप्शन देखिए इसमें क्या दिया है, नंबर ए ऑप्शन दिया 1938 से 1980 तक, और नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है 1900 से 1920 तक, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है 1850 से 1900 तक, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है 1936 से 1947 तक। अब देखिए इन सारे के सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, आपको सिर्फ यहीं से ही 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे और आप लोग तैयार कर लेना। अब यहाँ पर आपसे देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसमें से आप लोगों को क्या बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो उसे हम उसे पहचान कर लिखना है। अब इसमें देखिए कोई एक ऐसा कथन है, कोई एक ऐसा कथन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक ऐसा कथन है जो कैसा है, जो सही है, और हमें उसको पहचान कर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो बिल्कुल ही सही है, जो बिल्कुल ही सही है। तो वो ऐसा कौन सा कथन है। अब पहला कथन है कि ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हो जाएंगे राम कुमार वर्मा। अब आप लोगों को बताने कि कौन सा सही है। फिर देखिए नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है कि गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, क्या ये सही हो सकता है। फिर देखिए नंबर सी ऑप्शन दिया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विद्या की रचनाएं, क्या ये सही है। अब नेक्स्ट दिया नंबर डी ऑप्शन दिया कि मित्रता निबंध के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। तो देखिए इसमें देखिए 3 आपके गलत हो गए। देखिए कौन सा, कि देखिए ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही है आपका कि गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है मोहन राकेश, और नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है गुलाब राय, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है प्रेमघन, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताने, तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम हो जाएगा मोहन राकेश, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। तो मोहन राकेश इसके आंसर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने इतना तैयार कर लिया, ठीक है, इतना तो तैयारी कर लिया होगा, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि तौलिए जो है किस विद्या पर आधारित है। तो तौलिए जो है किस विद्या पर आधारित है, तो इसको भी तैयार कर लेना है। अब तौलिए किस विद्या पर आधारित है, जिस देखिए नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है, ए नाटक पर आधारित है, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है एकांकी पर आधारित है, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है निबंध पर आधारित है, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है कहानी पर आधारित है। तो तौलिए जो है किस विद्या पर आधारित है, रचना है। तो इसमें से देखिए जो तौलिए जो है ये एकांकी विद्या पर आधारित रचना, तो एकांकी विद्या पर आधारित रचना है तौलिए, तो इसको तैयार कर लेना। अब प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से नाटक विद्या के लेखक कौन है।
अब यहाँ पर बताने की जो नाटक विद्या के लेखक कौन हो जाएंगे, तो नाटक विद्या के लेखक कौन है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, और नंबर बी ऑप्शन दिया है कि श्रीनिवास दास, और नंबर सी ऑप्शन दिया है कि जैनेन्द्र कुमार, नंबर डी ऑप्शन दिया है कृष्णा सोबती। अब इसमें देखिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें भी नंबर ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो नंबर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, इसको सही कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 10 कितना इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी। तो प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं भी बतानी है, कौन कौन सी ऐसी हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है घोर वैयक्तिका, फिर नंबर बी ऑप्शन दिया है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण, फिर नंबर सी ऑप्शन दिया है कि समाज का यथार्थवादी चित्रण, फिर नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है कि नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। अब यहाँ पर देखिए आपके देखिए दो ऑप्शन जो हैं यहाँ पर सही हो जाएंगे कि नंबर ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। ए व बी जो हैं ये आपके दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। घोर वैयक्तिका और यथार्थवादी चित्रण ये कौन है, तो ये प्रयोगवादी की दो प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी। तो इन दोनों को लिख लेना, ठीक है, पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या करें कि जो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। ये प्रश्न नंबर आपका 11 होगा। तो प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करते हैं कि जो साकेत महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। आप यहाँ पर देखिए आपको चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया है मैथिली शरण गुप्त, और नंबर बी ऑप्शन दिया है कि हरि औध, और नंबर सी ऑप्शन दिया है कि जयशंकर प्रसाद, और फिर नंबर डी ऑप्शन दिया है नागार्जुन। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का पूछा जाएगा। एक भी प्रश्न अगर आपका छूट जाए ना तो ठीक है देख लेना, एक भी प्रश्न आपका बहुविकल्पी में नहीं छूटेगा, ठीक है। सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। फिर बात करते हैं कि प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये देखिए प्रश्न है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसमें देखिए नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है, तो नंबर ए ऑप्शन दिया है कि करुणा तथा नवरास्य भावना, फिर नंबर बी ऑप्शन दिया है कि मानवतावादी प्रवृत्ति, फिर नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है सौंदर्य भावना, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है कि विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो विद्रोह एवं क्रांति की भावना, तो इसमें देखिए आपके जो ये नंबर ये देखिए मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना, इन दोनों को सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रगतिवादी युग की ये दो विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। फिर नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रयोगवादी युग की कला विधि कितनी। तो प्रयोगवादी युग की कला विधि कितनी, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया 1960 से 1971 तक है, फिर नंबर बी ऑप्शन दिया है कि 1971 से अब तक है, फिर नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है कि 1943 से 1953 तक है, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया 1900 से 1918 तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1943 से 1953 तक की राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम और आगे बात कर लेते हैं कि निम्न में से प्रश्न नंबर 14 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 को देख लीजिए कि निम्न में से छायावाद युग का कवि है। तो निम्न में से छायावाद युग का कवि कौन हो जाएगा। तो निम्न में से छायावादी युग का कवि कौन हो जाएगा। तो देखिए इसमें से देखिए आपको चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन लिखा है कि सुमित्रा नंदन पंत दिए हैं, फिर नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है दद्दू दयाल दिए हैं, फिर नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है नरेंद्र शर्मा दिया है, फिर नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है कुतुबन दिया है। तो प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से छायावादी युग का कवि कौन। तो निम्न में से छायावादी युग के कवि कौन हो जाएंगे। तो नंबर ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को सही कर लेना, ठीक है। अगर पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत को इसे करना है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि बताना है। तो द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएगा, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है तुलसीदास, नंबर बी ऑप्शन दिए हैं कबीरदास, और नंबर सी ऑप्शन दिए हैं मैथिली शरण गुप्त, और नंबर डी ऑप्शन दिए हैं नरपति नाल। अब इस प्रश्न को पहले सही से पढ़ लेना, ठीक है, कि द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन है। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जो है ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ये कौन है, तो ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं कि पलाशवन के रचनाकार कौन है। तो पलाशवन के रचनाकार कौन है। तो नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है भूषण दिया है, फिर नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है श्रीधर पाठक दिया है, फिर नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है नरेंद्र शर्मा दिया, फिर नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है मीराबाई।
तो मीराबाई दिया है। तो देखिए इसमें से देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो नरेंद्र शर्मा को सही कर लेना। अब फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो है मेरा प्रश्न नंबर जो 18 प्रश्न नंबर है। प्रश्न नंबर जो 18 क्या कह रहा है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब जो है ये किसकी रचना हो जाएगी। तो देखिए नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है, राम विलास शर्मा। नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है, प्रेमचंद्र। नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है, राम वृक्ष बेनीपुरी। और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है, महादेवी वर्मा। तो गेहूं और गुलाब की रचना किसने की। तो नंबर ए जो इसका नंबर सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने गेहूं और गुलाब की रचना की। फिर प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि मेरी आत्मकथा, ये आपका प्रश्न नंबर 19 रहेगा कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नंबर ए ऑप्शन दिया है। नंबर बी ऑप्शन दिया है कि डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। फिर नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है, हरिवंश राय बच्चन। फिर देखिए प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि अथाह सागर के लेखक कौन है। तो अथाह सागर के लेखक देखिए जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है जयप्रकाश भारती। और नंबर बी ऑप्शन दिया है श्याम सुंदर दास। और नंबर सी ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद। फिर नंबर डी ऑप्शन दिया है हरिवंश राय बच्चन। अब इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका नंबर ए जो है, नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि जयप्रकाश भारती जो हैं ये अथाह सागर के लेखक हैं। फिर अगर हम स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि आपके मैंने कितने नंबर यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए, तो वो पहले हम आपके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर हम आपके कितने नंबर आपके कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके नंबरों के बारे में, तो देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पर देखिए 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, 20 नंबर कौन से, 20 नंबर आपके पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न आपके पूछ लिए जाएंगे। फिर यहाँ पर हम आपके 41 नंबर जो 41 नंबर जो हैं ये हम आपके पहले ही कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, तो 41 नंबर और 20 नंबर 61 नंबर हो जाएंगे। 61 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो 61 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बचे कितने, बचे आपके 9 नंबर। ठीक है, तो हम ये सोच रहे हैं कि आपका एक भी प्रश्न आपका बहुविकल्पी में नहीं कटना चाहिए। तो हम और थोड़े 2-4 प्रश्न अभी आपको और बहुविकल्पी प्रश्नों को लिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी और आपके 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो अभी आप लोगों को खुद तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अभी 2-4 और आपको बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लेने। तो अब यहाँ पर देखिए अब देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि निम्न में से रीतकाल की कला विधि कितनी है। तो निम्न में से रीतकाल की जो कला विधि कितनी, देखिए नंबर का ऑप्शन क्या दिया है, नंबर का ऑप्शन दिया 1643 से 1843। ठीक है, फिर नंबर का ऑप्शन क्या दिया है, नंबर का ऑप्शन दिया है कि 1343 से 1643 तक। फिर नंबर का ऑप्शन क्या दिया, नंबर का ऑप्शन दिया है कि 743 से 1343 तक। और नंबर का ऑप्शन दिया है 1843 से आज तक। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर का ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो आधुनिक काल समय की कला विधि कितनी है। तो आधुनिक काल की अगर ये आपसे प्रश्न अगर पेपर में पूछ लिया जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, तो इसमें से नंबर घ ऑप्शन जो दिया है, नंबर घ ऑप्शन दिया कि 1843 ईस्वी से वर्तमान तक ये आधुनिक काल का समय माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना है। फिर हम बात करते हैं कि निम्न में से रीतकाल की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी है। तो निम्न में से रीतकाल की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो नंबर का ऑप्शन क्या दिया है, नंबर का ऑप्शन दिया है कि श्रृंगार रस की प्रधानता। और नंबर का ऑप्शन दिया है कि काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। फिर नंबर का ऑप्शन क्या दिया कि विकल्प का व खा दोनों। हाँ, तो का व खा दोनों ये भी आपके सही हो जाएंगे, विकल्प का व खा दोनों। तो इन दोनों को सही कर लेना। ठीक है, विकल्प का व खा दोनों सही हो जाएंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं हैं। तो निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो बिहारी हैं और जो भूषण हैं, ठीक है, ये कौन है, ये आधुनिक काल के कवि नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को बताना कि ये क्या हो जाएंगे, ये आधुनिक काल के कवि नहीं है। ठीक है, कौन आधुनिक काल के कवि नहीं है, तो बिहारी और भूषण जी जो हैं ये दोनों आधुनिक काल के कवि नहीं है। इस तरह से आप लोगों को तैयार कर लेना। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं बताइए। तो निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता कौन कौन सी हो जाएंगी। तो देखिए नंबर का ऑप्शन क्या दिया है, जीवन के यथार्थ की प्रधानता। और नंबर का ऑप्शन क्या दिया है, बौद्धिकता की प्रधानता। फिर नंबर का ऑप्शन क्या दिया कि विकल्प का व खा दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो यही आपका सही हो जाएगा, विकल्प का व खा दोनों यही आपका सही हो जाएगा। तो का और खा
का व खा इन दोनों को सही कर लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं अन्य प्रश्न। अब देखिए ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और जो हमने आपको स्टार्टिंग में जो हमने आपको प्रश्न बताए वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो उन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, और ये हम आपको अलग से लिखा रहे हैं। अगर हो सकता है पेपर में जितने भी कठिन प्रश्न पूछ लिए जाएं वो सिर्फ यहीं से ही पूछे जाएं, तो इसलिए हम और आप लोगों को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा प्रश्न करा रहे हैं, ठीक है। अब प्रश्न अगला है कि रसिक प्रिया का रचनाकार कौन है। तो रसिक प्रिया का रचनाकार कौन है, तो आचार्य केशवदास को सही कर लेना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 का कह रहा है कि निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। तो मुक्तक काव्य के कवि कौन हो जाएंगे, तो बिहारी हो जाएंगे। फिर बात करते हैं कि केशवदास की रचना है। तो केशवदास की रचना क्या है, तो केशवदास की रचना है रामचंद्र का। फिर बात करते हैं कि ललित ललाम, प्रश्न नंबर 12 को देखिए, ललित ललाम के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो ललित ललाम के रचयिता मतीराम हो जाएंगे, इसको भी याद कर लेना। फिर देखिए प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई। तो पद्माकर द्वारा लिखी रचना का नाम बताना, तो गंगा लहरी जो है, गंगा लहरी रचना जो है ये पद्माकर द्वारा लिखी गई है। फिर अगर हम और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलता है। तो रीति ग्रंथ जो है कितने रूपों में मिलता है, तो रीति ग्रंथ जो है ये 2 रूपों में मिलता है। अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आप देखिए और आगे बात कर लेते हैं, अब ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। शुक्ल युग की कलाविधि कितनी है, तो शुक्ल युग की कलाविधि हो जाएगी 1919 से 1938 तक। अब ये देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताइए। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा कि उपन्यास फूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। इस प्रश्न के बारे में अभी हम बात कर चुके, ठीक है। तो इस प्रश्न को हो सके तो नोट कर लेना, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा कि भगवती चरण उपन्यास फूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हो जाएंगे, तो भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा को सही कर लेना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं और आगे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, ठीक है। इस प्रश्न के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर प्रश्न नंबर सीधे हम 6 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितनी है। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितनी हो जाएगी, तो नंबर का ऑप्शन क्या दिया, 1938 से 1980 तक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये भी आप लोगों को तैयार करके चले जाना है कि गोदान किस युग का उपन्यास है। तो गोदान जो है ये शुक्ल युग का उपन्यास हो जाएगा। फिर हमने अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है कि अथाह सागर के लेखक कौन है। तो अथाह सागर के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है। तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। फिर और आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 को देखिए कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। तो मोहन राकेश हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि तौलिए किस विद्या पर आधारित रचना है। तो ये एकांकी पर आधारित रचना है। फिर प्रश्न नंबर सीधे चले आते हैं, प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। ये देखिए 2021 में पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से नाटक विद्या के लेखक कौन है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो है ये नाटक विद्या के लेखक हो जाएंगे। फिर और अगर हम आगे बात कर लेते हैं कि देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब देखिए निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं भी बतानी पड़ेंगी। तो इसमें देखिए घोर व्यक्तिका और यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर और अगर हम बात आगे देखिए साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो साकेत महाकाव्य की रचना जो कि वो मैथिली शरण गुप्त जी ने की। तो देखिए सारे के सारे सिर्फ आपके इतने ही, अब आप लोग क्या करिए इतना ही पढ़ लीजिए और इतने में से ही आपको सारे के सारे 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इतने में से ही आपको 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर अब हम और आगे बात कर लेते हैं, अब इतने में से ही आपको 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 20 नंबर आपके देखिए कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो 20 नंबर आपके बहुविकल्पी हमने आपके कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपके पहले से ही 41 नंबर जो हमने आपके कंप्लीट करवा दिए थे। तो 41 और प्लस 20 आपका कितना हो जाएगा, 61 नंबर हो जाएंगे। बचे आपके 9 से 10 नंबर, ठीक है। तो 9 से 10 नंबर जो है ये आपके वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। पर्यायवाची शब्द हो गया, उपसर्ग हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। तो थोड़ा हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे में इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं जो आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द आप लोगों को कौन कौन से पर्यायवाची शब्द आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है जो आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए पर्यायवाची शब्दों को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को तैयार करना है वानर। वानर के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे। तो वानर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे बंदर,
बंदर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका कपी हो जाएगा, हरी हो जाएगा, मरकट हो जाएगा। ठीक है, तो वानर का पर्यायवाची शब्द याद कर लेना। फिर नेक्स्ट अगला पर्यायवाची शब्द आता है वायु का। तो वायु का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए अनिल, वात, मारुत, हवा, पवमान, समीरण और पवन समीर। इसमें से अगर आप लोग 2 से 3 पर्यायवाची शब्दों को याद कर लेना। ठीक है, देखिए वायु का क्या हो जाएगा? तो वायु का हो जाएगा अनिल, वात, मारुत, हवा, पवमान, समीरण, पवन। इसको भी तैयार कर लेना। फिर देखिए अगला पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वर्षा। वर्षा का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग बना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्षा का बारिश, बारिश आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, बारिश, बरसात, बौछार, वृष्टि। ठीक है, तो ये देखिए वर्षा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर और आगे बात कर लेते हैं कि विष्णु। विष्णु के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? तो विष्णु के देखिए जो आपका नारायण हो गया, जनार्दन, चक्रपाणी, माधव, केशव, दामोदर, ये किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? तो ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर और आगे बात कर लेते हैं कि वृक्ष के, पेड़ है जो है ना आपका, कि वृक्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो वृक्ष के पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, रोक हो जाएगा, विटप हो जाएगा, द्रुम हो जाएगा, पादप हो जाएगा, तरु पेड़ हो जाएगा। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये आपके वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर इतना देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर हम सीधे चलते हैं प्रश्न। अब देखिए सूरज के पर्यायवाची शब्द जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, सूरज इंपॉर्टेंट है। सूरज जो है ये पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है कि देखिए सूरज के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कि भानु, भास्कर, सूर्य, दिनेश, दिनकर, आदित्य, प्रभाकर, रवि, दिवाकर। ये किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? ये सूरज के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर समुद्र का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कि सागर, सिंधु, रत्नाकर, उदधि, जलधि, जलनिधि। ठीक है, तो ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर हम आगे बात कर लेते हैं कि सांप। सांप का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। क्या सांप का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कि नाग हो गया, फड़ी, वयाल, सर्प, अहि, भुजंग, पन्नग, विषधर। ये किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? ये सांप के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर अगला देख लेते हैं कि हिरन। हिरन का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। हिरन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए, शायद अगर आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तब क्या करेंगे? देखिए कोरंग हो गया, सारंग हो गया, मृग हो गया। अब जो हाथी जो है ये आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे दंती हो गया, कुंजर हो गया, फिर देखिए द्विरथ, द्विरथ हो गया, द्वीप हो गया, मतंग हो गया, हस्ती हो गया, गज, करी। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना। और इसके बाद और अगर हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए आपसे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से बनेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए पूछा गया कि अच्छे शब्द का, अच्छे शब्द का तद्भव शब्द, अच्छे शब्द का तद्भव शब्द क्या है? तो अभी हम तद्भव शब्दों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओनली पर्यायवाची शब्दों पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो क्लास है आपकी पर्यायवाची शब्दों पर ही चल रही है। तो अब यहाँ पर देखिए आ गए हैं आकाश। तो आकाश के बारे में बात करते हैं कि आकाश के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो आकाश के पर्यायवाची शब्द जो कि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतरिक्ष हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, व्योम हो जाएगा, नभ हो जाएगा, गगन हो जाएगा। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब देखिए आंख के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? तो आंख के पर्यायवाची शब्द भी देख लीजिए। दृग हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, नेत्र, नयन। जितने भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही प्रश्न आपको लिखा रहे हैं। ठीक है, वही पर्यायवाची शब्द आपको लिखा रहे हैं। इंद्र के पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। इंद्र के पर्यायवाची शब्द देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरपति, पुरंदर, देवराज, सचिपति। ये किसके पर्यायवाची शब्द है? ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला देखिए कामदेव। तो कामदेव जो है ये देखिए 2013, 15, 18, 22 में पूछा गया। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। देखिए तो कामदेव के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? जैसे मदन हो गया, मन, सिज हो गया, रति, पति हो गया, पंचसर हो गया, अतनु, कंतर्प, मनमथ, मनोज, अनंग। ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब अगला जो है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत पूछा जाता है पेपर में, आप लोगों को कमल का पर्यायवाची शब्द जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जैसे देखिए शतदल, पुंडरीक, उत्पल, वारिज, कोकनद, सरसिज। ठीक है, तो सरसिज, पद्म, नलिन, राजीव, सरोज, पंकज, अंबुज, जलज, सरोरुहु, कंज, नीरज। ये किसके पर्यायवाची शब्द है? ये कमल के पर्यायवाची शब्द है। फिर और आगे बात कर लेते हैं कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाए? तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कि वस्त्र, पट, वसन, चीर, अंबर। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? ये कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर और आगे बात कर लेते हैं कि सीधे हम आ जाते हैं गौ। गौ के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं। गौ, ठीक है, गौ के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाए? जैसे गाय हो गया, सुरभि हो गया, धेनु हो गई। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये गौ के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर हम बात कर लेते हैं घर के पर्यायवाची शब्दों को लिखिए। तो घर के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं। जैसे होगा सदन हो गया, धाम हो गया, गेह हो गया, आयतन
आलय, सागर, भवन, ग्रह, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये घर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर बात करते हैं चांद के पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो चांद के पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। निशाकर, हिमांशु, राकेश, निशिपति, कलानिधि, सुधाकर, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर अगला देखिए जल का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, जल। तो जल का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए क्या होता है। तो जल का देखिए पेय हो गया, सलिल हो गया, पानी हो गया, जीवन हो गया, तोय हो गया, अम्ब हो गया, वारी हो गया, उदक, नीर, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? ये जल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला पर्यायवाची शब्द नोट कर लीजिए, तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो तालाब के पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, जैसे आपका सर हो गया, सरोवर हो गया, तड़ाग हो गया, जलाशय हो गया, ताल हो गया, पोखर हो गया, ठीक है। अब इतनी देखिए। अब अगला देखिए पर्यायवाची शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जैसे आपका सरिता, तरंगिणी और जलमाता, नद, तटनी, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये आपके नदी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नदी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे ये सब आपके। फिर आपको देखिए, और अगर हम बाद में बात कर लेते हैं, फिर आपके पेपर में कुछ तद्भव शब्द भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखना है, तो तत्सम रूप भी लिखने हैं। अब ऐसे कुछ हम आपको तद्भव शब्द आपके पेपर में पूछे जाएंगे, उनके आप लोगों को क्या लिखना है? उनके आपको तत्सम रूप लिखना है, ठीक है। तो हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तत्सम रूप भी बताएंगे जो आपको पेपर में तैयार करके जाना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो तत्सम शब्द हैं जो आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप लोगों को तैयार करना है आँख, ठीक है। आँख को लिख लेना। आँख का इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? आँख का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अच्छी। फिर आप लोगों को तैयार कर लेना है यहाँ पर अंगूठा, ठीक है। तो अंगूठा का क्या हो जाएगा? अंगुष्ठ हो जाएगा। फिर अगर हम बात कर लेंगे आग का इंपॉर्टेंट, आग के इंपॉर्टेंट तत्सम शब्द क्या होंगे? तो आग का हो जाएगा अग्नि। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि अक्षर, अक्षर का इंपॉर्टेंट शब्द का अक्षर, जैसे आपका अक्षर हो जाएगा। फिर देखिए अनाज, अनाज का तत्सम रूप क्या होगा? तो अनाज का तत्सम रूप हो जाएगा अन्न, ठीक है। तो अनाज का तत्सम रूप हो जाएगा अन्न। फिर और आगे बात करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगला देखिए कान, कान का तत्सम रूप क्या होगा? तो कान का तत्सम रूप हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो कान का तत्सम रूप कर्ण हो जाएगा। इन सारे के सारे इनको सबको लिख लेना, ठीक है। अब देखिए अगला है कुम्हार, कुम्हार का तत्सम रूप क्या होगा? तो कुम्हार का तत्सम रूप हो जाएगा कुंभकार, कुंभकार हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं कि कुआं, कुआं का तत्सम रूप क्या होगा? तो कुआं का तत्सम रूप हो जाएगा कूप हो जाएगा, ठीक है। तो कूप हो जाएगा, इसको याद कर लेना, या फिर हो सके आप लोग सारे के सारे इनको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए कपूर, कपूर का क्या हो जाएगा? कपूर का हो जाएगा कर्पूर। और फिर यहाँ पर देखिए केला, केला का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? केला हो जाएगा कदली फल। कड़ुआ का कटु हो जाएगा कपड़ा, कपड़ा का क्या हो जाएगा? कपड़ा का तत्सम रूप हो जाएगा वसन, ठीक है। तो कपड़े का तत्सम रूप वसन हो जाएगा। अब फिर और अगर हम आगे बात कर लेते हैं, जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट आपके तत्सम रूप हैं। बरस, जैसे बरस हो गए, बरस का तत्सम रूप क्या है? तो बरस का तत्सम रूप है वर्ष। फिर देखिए आप और आगे बात कर लेते हैं कि भाप, भाप का हो जाएगा वाष्प, ठीक है। फिर और हम आगे बात कर लेते हैं, जैसे मोर, मोर हो गया। तो मोर का तत्सम रूप क्या होगा? तो मोर का तत्सम रूप हो जाएगा मयूर, तो मयूर हो जाएगा, ठीक है। मोर का तत्सम रूप आप लोग क्या करिए, सारे के तत्सम रूप को नोट भी करते चलिए, ठीक है। फिर देखिए अगला जो तत्सम रूप, देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट तत्सम रूप हैं। आप लोग क्या करिए, इसमें से सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट तत्सम रूप जो सबसे ज़्यादा पूछे गए उन सबको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए अगला तो जो तत्सम रूप है वो है सूरज, सूरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो सूरज का हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। फिर और आगे बात करते हैं, जैसे सावन, सावन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो सावन का तत्सम रूप हो जाएगा श्रावण, ठीक है। फिर देखिए अगला देखिए सात, सात का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो सात का हो जाएगा सप्त। फिर और आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर और आगे देख लेते हैं कि हाथ, हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो हाथ का हो जाएगा हस्त। फिर देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और पर्यायवाची शब्द हैं जो आप लोगों को तैयार कर लेने, देखिए पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। जैसे अमृत का हो गया, और अतिथि का हो गया, अग्नि का हो गया, आम का हो गया, अश्व का हो गया। देखिए कितनी बार पूछे गए। जैसे आम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आम का हो जाएगा आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल। फिर अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन से? तो अमी, सुधा, पीयूष, अमी। अतिथि के पर्यायवाची शब्द, अतिथि के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? तो अतिथि हो जाएंगे जैसे अभ्यागत, मेहमान, पहुना, आगंतुक, ठीक है। फिर और आगे बात कर लेते हैं। अभी देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हम आपके सामने लाएंगे। अब आप लोगों के सामने कुछ ऐसे और कुछ और इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं, तो आप लोगों को इन पर्यायवाची शब्दों को और तैयार कर लेना है। जैसे आप लोगों को पक्षी का हो गया, पक्षी का पर्यायवाची शब्द याद कर लेना, जैसे खग हो गया नभचर, विहग, विहंगम, मतंग, ठीक है। फिर और आगे बात कर लेते हैं। पक्षी के बाद आप लोगों को तैयार कर लेना है पर्वत,
पर्वत भी याद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे गिरी हो गए, पहाड़ हो गए, शैल हो गए, नग हो गए, तो इसको भी तैयार कर लेना पर्वत का। फिर आगे बात कर लेते कि पृथ्वी, पृथ्वी को याद कर लेना, ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना। फिर देखिए पृथ्वी के बाद आप लोगों को तैयार करना है बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द जरूर तैयार कर लेना, जो कि मेघ, जलद, वारिद, घन, वारिद, पयोद, धराधर, अम्बुद, ये सारे होते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला है माता। माता का याद कर लेना, जैसे जननी, माँ, मात, मया, अम्बा, ये सब हो जाएंगे माता के पर्यायवाची शब्द। फिर देखिए फिर अगर हम और आगे बात कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग में आप लोगों को कौन कौन से ऐसे उपसर्ग में जो आप लोगों को तैयार करके जाना है पेपर में, तो उपसर्ग के बारे में बात करते हैं। जैसे उपसर्ग में हो गया, जैसे आपका अन हो गया, ठीक है। तो अन में आपको लोगों को देखिए अन क्या होता है, मतलब कि उसके आगे पहले उपसर्ग की पहले परिभाषा को पढ़ लीजिए। उपसर्ग की परिभाषा क्या है कि वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता, मतलब पहले ही जुड़ जाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, वो पहले ही शब्द के पहले ही जोड़ दिए जाते हैं। जैसे देखिए अन क्या हो गया, देखिए अनवसर, मतलब कि अन जो है वो शब्द के पहले ही जोड़ा जाता है। देखिए अनवसर, अन जो है शब्द के पहले जोड़ा जा रहा है। अनुकूलन, अन जो है शब्द के पहले जोड़ा जा रहा है। देखिए अनुचैत्य, मतलब सबसे पहले। उपसर्ग में क्या होता है कि जो शब्द जो होते हैं वो सबसे पहले ही जोड़ दिए जाते हैं। देखिए अप देखिए क्या होगा कि अपकार हो गया, अपवाद हो गया, अपकीर्ति हो गया, अपमान हो गया, मतलब शब्द के पहले ही जोड़े जा रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आप लोगों को इनको जरूर तैयार कर लेना। देखिए अनु के बारे में बात करते हैं कि अनु का हो जाएगा अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुगामी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से अब देखिए आपसे अगर कोई भी अगर उपसर्ग आपसे अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों को क्या करना है, उसको स्टार्टिंग शुरू में ही लगा देना। देखिए अन का अगर पूछा जाए तो उसको स्टार्टिंग में ही लगा देना, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। अधि का उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अधि का हो जाएगा अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अध्यादेश, ठीक है। फिर देखिए और इम्पोर्टेंट है आपके उपसर्ग और हैं, देखिए जैसे सु का हो गया है, सु का उपसर्ग क्या हो जाएगा, देखिए सुमार्ग, सुकर्म, सुधार, सुगम, सुलभ, ये देखिए सबसे पहले ही जोड़े जा रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग में ही जोड़ दिए जाते हैं। अभी देखिए अभी का क्या हो जाएगा, तो अभी का हो जाएगा अभिलाषा, अभिप्राय, अभ्यागत, अभिवादन, ठीक है। फिर देखिए स्टार्टिंग में ही जोड़ दिए जाते हैं। अब फिर देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है जो कि आपके संस्कृत में पूछे जाएंगे, और आप लोगों को इसमें से संस्कृत में हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द बताएंगे जो आप लोगों को तैयार करके जाना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वीर केन पूज्यते, तो वीर केन पूज्यते इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीर वीरण पूज्यते, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लेना। फिर देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि अलिच्छेन्द्र यवन राज्य असीत, अलिच्छेन्द्र यवन राज असीत, तो पुरुराज का असीत, ठीक है। अलिच्छेन्द्र का असीत, तो अलिच्छेन्द्र यवन राज असीत, इसको भी तैयार कर लेना। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि ये देखिए पुरुराज केन सहे युद्धम अक्रोध, ठीक है। पुरुराज केन सहे युद्धम अक्रोध, तो इसमें से देखिए आप लोगों को देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरुराज अलिच्छेन्द्रेण सहे युद्धम अक्रोध। अब फिर और आगे हम बात कर लें, अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखे, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को इनमें से एक जो प्रश्न है कि ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि वाराणसी कस्य भाषायाम अस्ति, वाराणसी जो है किस भाषा की संगम स्थली, तो यहाँ पर बताना है। देखिए वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्रम अस्ति, ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति, ठीक है, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, इसको भी तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि पदेन विनाम दूरम आती, ठीक है, तो पदेन विनाम पत्रम दूरम याति। फिर अगला प्रश्न है कि ज्ञानम कुत्र संभवती, तो ज्ञानम कुत्र संभवती, तो इसको भी तैयार कर लेना है, जिसमें से देखिए आपका कि ज्ञानम सर्वत्र संभवती, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये वाला, देखिए इंपॉर्टेंट है कि दारास्य को पारसी भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अक्रायत, ठीक है। तो कुत्र, अब देखिए ये देखिए प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 7 कि दारास्य को कस्य भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अक्रायत, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुत्र मरणम भवती, ठीक है, तो वाराणसी मरणम, इसको याद कर लेना भवती। फिर ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रस हैं, अलंकार हैं, इनको भी तैयार कर लेना, और जिसमें से देखिए हास्य अथवा करुण रसों में से किसी एक रस का स्थायी भाव लिखते हुए उदाहरण सहित इसका वर्णन करना, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो हास्य रस का इस तरह से आप लोगों को परिभाषा को नोट कर लेना, आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इनको याद कर लेना। फिर अगला है करुण रस,
ठीक है। करुण रस का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेंगे कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की स्थापना होती है। ठीक है, तो इसका आप लोग एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। फिर देखिए और आगे बात कर लेते हैं, कुछ अलंकार हैं। अलंकारों में आप लोगों को क्या क्या याद करके जाना है, तो अलंकारों में आप लोगों को उपमा अलंकार की परिभाषा याद कर लेना है, और साथ ही साथ में फिर आपको देखिए उपमा अलंकार की परिभाषा इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर देखिए और आगे बात कर लेते हैं, उपमा अलंकार के बाद फिर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार को भी पढ़ लेना है सही से। ठीक है, तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार में इसको तैयार कर लेना। ठीक है, तो देखिए आज की इस क्लास में हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है, तो आप लोग क्या करिए, आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।